और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर, सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया, बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली। सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं, ये सोच गलत है। अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई। जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा क्या कर रहा है इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा अरुण जी को लग जाएगा इसलिए इस कर रहे हैं कार्य को करने का काम किया। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। क्या कर रहे हैं कृपा जी? उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था उस वक्त जब हम करियर रहते थे आप पहला हाथ उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुसलमानों के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाए। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया, परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई। ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान थे, बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाए। ये झूठ बोलने का काम। धारा 370 हटाते वक्त भी यही कहा गया था कि अब धारा 370 अगर हट गई तो देश भर के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश भर के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया, बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली। सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं, ये सोच गलत है। आज पुनः ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है। ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम है, जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उस पर मस्जिद बनी हुई है
उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाएगा। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विषय जमीन को लेकर, तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहाँ पे कोई कहे? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है। न्यायालय जा पाए, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकें, तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक आदमी से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूँगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि